Hi everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे थर्ड ईयर बीएससी सेमेस्टर 5 यूनिट नंबर 1 रिएक्शन मैकेनिज्म। पिछले 3 वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ए, बी और सी टॉपिक को कंप्लीट करा है। आप यहाँ पे देख सकते हो एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस विच इज़ इन ए हमने कंप्लीट करा है। हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एमाइड हमने कंप्लीट करा है। और थर्ड वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पायरोलिटिक एलिमिनेशन, उसके अंदर कोप एंड चुगेव रिएक्शन को भी डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे नोवेलेंज रिएक्शन, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन एंड क्लाइजन कंडेंसेशन, 3 रिएक्शंस को हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। रेड कलर से जो आपको मेंशन करे हुए हैं ये टॉपिक, वो सारे एमएससी सेमेस्टर 1 से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी। नोवेलेंज रिएक्शन, रीफॉर्मेट्स एंड क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये तीनों जो नेम रिएक्शन है वो एमएससी में प्लस अगर आप सीएसआई या नेट और जीसेट की प्रिपरेशन करते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक सी नेम रिएक्शन है जो आपको हमेशा पूछी जाती है। तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अभी नेम रिएक्शन को हम पढ़ेंगे किस टाइप से। तो अगर आपका थियोरी पेपर है, आई होप थर्ड ईयर में थियोरी पेपर होगा, तो अगर आपको थियोरी लिखनी हो तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिखोगे कि ये पर्टिकुलर नेम रिएक्शन से हम किस रिएक्टेंट को किस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, अगर उसमें से हम अल्कीन बना रहे हैं तो आप लिखोगे कि इस नेम रिएक्शन से हम हाइड्रोक्सिल कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं अल्कीन के अंदर। ठीक है, सो प्रोडक्ट वुड बी दी अल्कीन। हमने कौन कौन से कैटलिस्ट या फिर रिएजेंट या फिर सॉल्वेंट उसके अंदर यूज़ करे हैं उसको हम मेंशन करेंगे। एक जनरल सा इक्वेशन लिखेंगे जो उस नेम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता होगा, और उसका मैकेनिज्म नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखेंगे। जितने भी स्टेप के मैकेनिज्म होती है वो, अगर आपको मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना हो, ज़्यादा मार्क्स का अगर क्वेश्चन हो 6 या 7 मार्क का, तो आपको मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करिए वर्ड्स में, और उसके 2 या 3 एप्लीकेशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रिएक्टेंट आप ले सकते हैं। अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके रिएक्टेंट बनाइए, और उसमें से आप प्रोडक्ट फॉर्म करके 2 या 3 उसकी एप्लीकेशन लिख के दीजिए। तो ये पूरा आपका थियोरी वाला जो होगा वो आंसर रेडी होके निकल आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम जाएंगे, सीखेंगे और पूरा ये जो तीनों नेम रिएक्शन है वो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नोवेलेंज कंडेंसेशन। देखिए अभी यहाँ पे मैंने थियोरी में ये नहीं लिखा है कि हम इस रिएक्टेंट को यूज़ करके ये चीज़ बनाएंगे। ठीक है, आप इस इक्वेशन से देख सकते हो, यानी कि ये जो पूरा इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख के दिखा है उसके अंदर आप देख सकते हो कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि नोवेलेंज कंडेंसेशन रिएक्शन इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कीटोनिक ग्रुप और अल्डिहाइडिक ग्रुप। आप यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ देख सकते हो, यानी कि कीटोनिक ग्रुप या फिर अल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की हम रिएक्शन करेंगे ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एटलीस्ट 1 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो, जिसके पास से हम प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के साथ 2 Z1 और Z2 दो ग्रुप जुड़े हुए हैं और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जब भी हम Z1 और Z2 में COOR यानी कि एस्टर, COR यानी कि कोई भी कीटोनिक ग्रुप, CHO यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप, CN साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एक्सेट्रा ग्रुप हम Z1 और Z2 के तौर पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बीच में जो CH2 ग्रुप होगा, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये सारे ग्रुप को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे ग्रुप जो है वो किसी भी कार्बन के ऊपर लगे हुए CH2 ग्रुप को क्या बनाती है? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप बनाती है, और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में से हम हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। राइट, एमाइन बेस की प्रेजेंस में हम ये चीज करेंगे। एमाइन बेस की प्रेजेंस में हम ये कंडेंसेशन रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, वाटर मोलिक्यूल जो है वो हमारा यहाँ पे रिमूव होगा पूरे रिएक्शन के तौर पे। कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है कि 2 रिएक्टेंट के बीच में कंडेंसेशन होने पर वाटर मोलिक्यूल रिमूव होता है और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी होता क्या है वो आप देखिए, इस कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप है, यानी कि R1 और R2 ग्रुप है। इस कार्बन के ऊपर Z1 और Z2 ग्रुप है, तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन के ऊपर R1 और R2 थे, एज इट इज लगे हुए आपको मिलेंगे। इस कार्बन के ऊपर Z1 Z2 थे, आपको एज इट इज लगे हुए मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि H2O वाटर मोलिक्यूल आपको यहाँ से रिमूव होता हुआ दिखेगा।
ठीक है, कौन से रिएक्टेंट हमने नॉवेलेंज रिएक्शन कंडेंसेशन के अंदर यूज करें, कीटोन या फिर अल्डिहाइडिक ग्रुप। आप देख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ जहां पे भी होगा हम उसे कीटोनिक या फिर अल्डिहाइडिक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, कीटोन या फिर अल्डिहाइडिक ग्रुप की अगर हम कोई ऐसे रिएक्टेंट जिसके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है उसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ एमाइन बेस कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो हमें करस्पॉन्डिंग अल्कीन मिलेगा। तो यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अल्कीन को हमने एक मॉडिफाइड नाम दिया है। देखिए अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है उस कार्बन को अगर हम अल्फा नाम दे दें और इसको अगर हम बीटा नाम दे दें तो अल्फा कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इट मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको एट द एंड ऑफ द कंडेंसेशन मिलेगा प्लस वाटर मोलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी नॉवेलेंज रिएक्शन यानी कि कंडेंसेशन। नॉवेलेंज कंडेंसेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कोई ऐसा कंपाउंड लिया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अभी आप 2 हाइड्रोजन और 2 COO C2H5 यानी कि एस्टरिक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ देख सकते हो। तो ये कौन सा कंपाउंड है, सबसे पहला तो हमने ये वाला कंपाउंड लिया है। यहाँ पे Z1 और Z2 के तौर पे हमने COO इथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा है। ये हो गया आपका Z1 ग्रुप और ये हो गया आपका Z2 ग्रुप। ठीक है, तो Z1 और Z2 जब हमने एस्टर ग्रुप ले लिए तो बीच में जो CH2 है वो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो जाएगा और उसकी अगर हम बेस की प्रेजेंस में एमाइन बेस हमने यूज करा तो NHR2 बेस की प्रेजेंस में वो प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन निकल के NHR2 के पास जुड़ जाएगा यानी कि NH2R2 बन जाएगा। NH2R2 नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है। अब नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल और 2 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी हो गई है। इट मींस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, हमें काम है इस चीज का। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने पर हमने बना दिया कार्बेनाइन। ठीक है, अभी इस कार्बेनाइन की हम रिएक्शन करेंगे कीटोनिक ग्रुप से, यानी कि ये वाला रिएक्शन हम ये रिएक्टेंट हम यूज करेंगे जिसके पास कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड हो। R1 के तौर पे यहाँ पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और R2 के तौर पे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है। इट मीन C6H5CHO यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। इट मीन्स ये पूरा कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड की जब हम इस कार्बेनाइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है वो आप यहाँ पे एरो को फॉलो करोगे। इस कीटोनिक ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन और ऑक्सीजन में से हमने देखा था बहुत सारे रिएक्शन में कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन। तो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर लेगा यानी कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियर करेगा और कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। अभी ये जो कार्बोनिल कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है वो किससे अट्रैक्ट होगा, कार्बेनाइन जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने पर बना है नेगेटिव चार्ज उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये O- जिसके साथ कार्बन जुड़ा था, जिसके साथ C6H5 जुड़ा था, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था जो जुड़ गया नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ। ठीक है, ये पूरी स्पीशीज जो थी हमारी वो कार्बेनाइन थी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली स्पीशीज। ठीक है, और ये हमारा बेंजाल्डिहाइड में जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज था उसने नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। तो आप इस चीज को यहाँ पे इस टाइप से नोट करोगे। मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो बेस हमारा एज R2NH2+ निकला था वो अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब इंट्रोड्यूस करवाने पर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अभी नाइट्रोजन न्यूट्रल होने के लिए क्या करेगा, एक H+ को डोनेट कर देगा। अगर H+ को वो डोनेट कर देगा तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। R2NH हमें वापस से यहाँ पे मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलेगा नाइट्रोजन के पास से वो कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन विच इज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज उसके पास जाके हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे OH फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, वाटर मोलिक्यूल को हमें कंडेंसेशन में क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। वाटर मोलिक्यूल को रिमूव हम कैसे करवाएंगे वो आप देखेंगे। OH एज ए लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा
और हमारे पास ये जो R2NH एज अ बेस पूरी रिएक्शन में पड़ा हुआ है, वो एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। कहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा? यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन की ये एक वैलेंसी, ये दूसरी वैलेंसी, ये तीसरी वैलेंसी, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव होगा। इट मीन्स कि H2O रिमूव होगा और इस कार्बन पे से, क्योंकि OH रिमूव हो रहा है, इस कार्बन पे से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड आप यहाँ पे देख सकते हो और हमारा करस्पॉन्डिंग अल्कीन जो है वो फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो वाटर मोलिक्यूल निकल गया, अल्कीन हमें मिल गई। कहाँ से मिली? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड प्लस कीटोनिक कंपाउंड से। तो ये आपकी पूरी मैकेनिज्म हो गई नॉवलेंज रिएक्शन की। बहुत ही इजी रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन मैकेनिज्म है। यहाँ पे सभी एरो जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और उस सभी एरो को अगर आप फॉलो करोगे तो पूरी मैकेनिज्म को आप इजीली लिख पाओगे। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से उस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो इस पूरी मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूव करेंगे हम नॉवलेंज कंडेंसेशन के एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, देखिए थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे दो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बीच में ये वाला जो कार्बन है उसके पास दो CH यानी कि दो हाइड्रोजन ग्रुप है। तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकलने पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होने पर ये कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जाके। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर जाके जब वो अटैक करेगा तो इस टाइप से रिएक्शन होगी आपकी। यहाँ पे ना C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन था एज अ अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे जाके आपके इस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो नेगेटिवली चार्ज था उसने बॉन्ड बना लिया किसके साथ? कीटोनिक ग्रुप का ये जो पॉजिटिव चार्ज था उस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये बॉन्ड बन गया। अभी क्या होगा? यहाँ पे जो नेगेटिव, यहाँ पे जो OH यानी कि O माइनस बना था, यहाँ पे O माइनस था, उसके पास से OH निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में यही डबल बॉन्ड मेंशन करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करिएगा और आप इसे प्रोडक्ट यहाँ पे ये वाला बनता हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये कर सकते हो। अगेन बेंजाल्डिहाइड की मैलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए, जहाँ पे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला। ठीक है, सेम चीज़ आप करोगे यहाँ पे, अगर जुड़ोगे तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा और क्योंकि यहाँ पे COOH ग्रुप है तो एक COOH ग्रुप यहाँ पे देख सकते हो आप। दूसरा COOH ग्रुप आप कहाँ से निकाल दोगे? आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 एज इट इज रहा है, तो ऊपर वाली रिएक्शन पे से आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे भी तो दूसरा COOH ग्रुप होना चाहिए। एक ही COOH ग्रुप क्यों है? तो आप एरो पे देखिए, यहाँ पे एक CO2 ग्रुप रिमूव करा हुआ है, तो दो COOH ग्रुप है, उसमें से एक CO2 ग्रुप, ये आप यहाँ पे देख सकते हो CO2 ग्रुप। तो ऐसा CO2 ग्रुप दूसरे COOH ग्रुप में भी तो होगा, तो वो अगर रिमूव हो जाएगा तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने पर आपको सिनामिक एसिड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो COOET ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप है। यहाँ पे OH जो है उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप इस टाइप से फ्यूरान का पूरा रिंग बना सकते हो। ठीक है, तो आप COOET यहाँ पे डबल बॉन्ड जो हमारी मैकेनिज्म से आएगा और ये जो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन जो है वो आपको ये वाला दिखेगा प्लस ये वाला ऑक्सीजन ग्रुप दिखेगा। ठीक है, तो इसकी आप थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करिएगा, आप ये प्रोडक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप गौर करिएगा एमाइन एज अ बेस, तो एमाइन कंटेनिंग कोई भी बेस हम ले सकते हैं। तो पिप्रिडीन के अंदर, पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की प्रेजेंस होती है। तो नॉवलेंज कंडेंसेशन के अंदर R2NH पिरिडीन एज अ बेस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस था नॉवलेंज कंडेंसेशन रिएक्शन, ये आपकी मैकेनिज्म थी और ये आपका एग्जाम्पल था। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन के ऊपर मूव करेंगे। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन भी कीटोनिक कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन हमें देती है किसके साथ? अल्फा हेलो एस्टर के साथ। यहाँ पे आप COOR ग्रुप को देख सकते हो। COOR ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे।
जिसके साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे और एक हेलोजन ग्रुप होगा। तो हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, तो उसे हम बोलेंगे अल्फा हेलो एस्टर। क्यों? एस्टर ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम, इट मीन्स इसे हम बोलेंगे अल्फा हेलो एस्टर। जिंक और ईथर की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस वर्कअप यानी कि हाइड्रोलिसिस हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर करेंगे, तो ये पूरी रिएक्शन हमें देगी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा एस्टरिक ग्रुप। इस एस्टर के साथ जुड़ा हुआ कार्बन यानी कि ये अल्फा कार्बन एटम, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन एटम इट मींस बीटा कार्बन एटम। तो बीटा कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, इट मींस बीटा हाइड्रोक्सी, और पूरा कंपाउंड हमारा है एस्टर। ठीक है, नाम में समझ आया आपका। Reformatsky reaction is a reaction between ketonic group containing compound with alpha halo ester in presence of zinc and ether followed by aqueous workup, it means H3O plus, will give you the product यानी कि reaction product beta hydroxy ester। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन जो होगी वो हम देखेंगे, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो भी हम देखेंगे। आप सबसे पहले तो इस चीज़ को क्या कर लोगे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द मैकेनिज्म ऑफ रीफॉर्मेट्सकी रिएक्शन। बहुत ही इजी सा 2 स्टेप में हो जाने वाला ये मैकेनिज्म है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ है विच कंटेन C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोनिक ग्रुप, और अल्फा हेलो एस्टर यानी कि अल्फा ब्रोमो एस्टर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक क्या करेगा, इंसर्शन करेगा ब्रोमीन और कार्बन के बीच में। ये जो बॉन्ड है इसके बीच में, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके अंदर क्या कर लेगा, जिंक जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि जिंक ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिंक और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ब्रोमीन और इस वाले कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड था वो अब टूट जाएगा, और ये कार्बन एटम जो है वो जुड़ जाएगा कार्बोनिल कार्बन के साथ। ठीक है, क्या प्रोसेस हो रही है आप यहाँ पे सही से देखिए इस चीज़ को। अगेन थोड़ा सा मैं ये एरो जो है वो रिमूव कर देती हूँ। हमें पता है कि कार्बोनिल कार्बन में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर ले लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बियर करेगा और कार्बन पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन है वो जाके अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन एटम के साथ, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ था एज अ हेलोजन एटम। ब्रोमीन जो अलग होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, तो ब्रोमीन जुड़ेगा जिंक के साथ। ठीक है, और ये जो पूरा ब्रोमीन जिंक का कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें से जिंक ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो आपको जिंक इंटरमीडिएट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोनिल में जो ऑक्सीजन एटम था विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, वो जुड़ गया है जिंक ब्रोमीन के साथ। ठीक है, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड था, वो अब ब्रेक हो चुका है, और ये वाला कार्बन एटम कार्बोनिल के जो बगल में है जो ब्रोमीन के साथ जुड़ा था वो जुड़ गया है कार्बोनिल कार्बन के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बोनिल कार्बन ये वाला है, यहाँ पे जुड़ा हुआ था ब्रोमीन, तो इन दोनों के बीच में अब बन गया है हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपको पूरा एक जिंक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। इस जिंक इंटरमीडिएट की जब हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर मोलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हमें पता है कि वाटर के अंदर एक H+ होगा और एक OH- होगा। ठीक है, यहाँ से जिंक Br जो है वो एज ए गुड लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा वाटर मोलिक्यूल में से H+ के साथ। ठीक है, तो ये H+ जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और OH हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ये जो पूरा C डबल बॉन्ड OR एस्टर ग्रुप है, जिसके साथ जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन एटम, जिसके साथ जुड़ा हुआ ये बीटा कार्बन एटम, जिसके साथ OH ग्रुप है, इट मीन्स ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है वो हमारी प्रोडक्ट बन के यहाँ पे रेडी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको करवानी है कहाँ पे, रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन के
मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। अभी देखिए, जब भी आप एप्लीकेशन लिखोगे या फिर अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर है, तो आप हर जो भी आपको रिएक्शन रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन की दी गई होगी, आप एरो पे देखोगे कि जिंक ईथर और हाइड्रोलिसिस अगर मेंशन है तो वो आपकी रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यू में ये पूछा जाए या फिर सीएसए या नेट जीसेट की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको ये पूरा इक्वेशन लिख के दिया जाए कि आप प्रोडक्ट बना के दीजिए, प्रोडक्ट फॉर्म करके दीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा, 30 सेकेंड का टाइम होगा टू प्रिडिक्ट प्रोडक्ट। वहाँ पे आप ये पूरा जो है वो मैकेनिज्म लिख के नहीं दिखा सकते, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो किस टाइप से आप प्रोडक्ट को बनाओगे, बहुत इजी चीज़ है। कार्बन के साथ यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन के साथ जो दोनों अल्काइल ग्रुप है एज इट इज़ रहेंगे। जो C डबल बॉन्ड O है उसमें आप कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दोगे, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दोगे यानी कि OH, ठीक है। तो आपका कंपाउंड कैसे दिखेगा आपको, ये दोनों अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, ऑक्सीजन था उसके बगल में हमने लगा दिया हाइड्रोजन, तो OH हो गया। अभी कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 2 अल्काइल और एक OH यानी कि 3 वैलेंसी है। तो चौथी वैलेंसी जो है वो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, ब्रोमीन यहाँ से हम निकाल देंगे, अल्फ़ा हेलो एस्टर में से जो ब्रोमीन है वो हम निकाल देंगे। ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा था उस कार्बन को हम एज इट इज़ लिख देंगे CH2COOR, COOR। तो मिल गई हमारी, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला अल्फ़ा कार्बन एटम, ये वाला बीटा कार्बन एटम, और इस बीटा के ऊपर OH लगा हुआ है एज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट मीन्स ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर होगा। तो अभी हम इसके जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड आपको लिख के दिखाया गया है। यहाँ पे CH2 ब्रोमीन है, ये C डबल बॉन्ड OOCH3 यानी कि मिथाइल, ये वाला मिथाइल काउंट करा है नॉमेनक्लेचर के अंदर। 2 ब्रोमो, ये वाला आपको अल्फ़ा कार्बन अगर होगा, सॉरी इसको अगर हम 1 नंबर दें, इसको अगर हम नंबर 2 दें तो 2 ब्रोमो एसीटेट हो जाएगा ये पूरा कंपाउंड का नाम। अगर जिंक की प्रेजेंस में हम इसको गर्म करते हैं, प्लस हम अगर H3O प्लस एक्वियस हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाते हैं तो किस टाइप से प्रोडक्ट मिलेगी, तो वो आप देखिए CH3 के साथ यानी कि इस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक CH3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो CH3 और हाइड्रोजन को हम एज इट इज़ रखेंगे। उस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड O था वो कन्वर्ट हो जाएगा अब OH के अंदर, तो ये OH के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये वाला जो कार्बन एटम है वो वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा जो ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप है, ये आपका CH2 ग्रुप, और एज इट इज़ ये एस्टर ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ आपको आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपकी प्रोडक्ट एज इट इज़ बन गई, ठीक है। तो आई होप आपको इस प्रोडक्ट के अंदर समझ में आया होगा, आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, 2 CH3 ग्रुप उस कार्बन के साथ जुड़ेंगे जिसके साथ डबल बॉन्ड O था, तो वहाँ पे OH हो जाएगा यानी कि CH3 इस कार्बन के साथ OH, और ये वाला कार्बन ब्रोमीन लीव कर जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके दोनों वैलेंसी CH3 ग्रुप है। तो ये दोनों वैलेंसी CH3 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन जिसके साथ ये एस्टर ग्रुप CH3COO जुड़ा हुआ है, तो ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये पूरा आपको आई होप मैकेनिज्म विथ प्रोडक्ट कैसे आप फॉर्म कर सकते हो इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे क्लाइजन कंडेंसेशन के ऊपर। क्लाइजन कंडेंसेशन इज अ कंडेंसेशन बिटवीन 2 एस्टर कंपाउंड, यानी कि 2 एस्टर कंपाउंड का कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। आप यहाँ पे देख सकते हो NaOR- एरो के ऊपर सोडियम अल्कोक्साइड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर हम करेंगे तो 2 एस्टर रिएक्टेंट कंडेंसेशन होके आपको मिलेगा बीटा कीटो एस्टर। बीटा पोजीशन के ऊपर यानी कि एस्टरिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो अल्फ़ा कार्बन होगा, अल्फ़ा कार्बन जिस कार्बन के साथ जुड़ेगा वो बीटा कार्बन होगा, और वो बीटा कार्बन एटम एज अ कीटो ग्रुप यहाँ पे फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा C डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हो ये वाला पूरा एस्टरिक ग्रुप, ब्लू कलर से जो R लगा हुआ है वो अल्फ़ा कार्बन एटम है, और कीटोनिक ग्रुप यानी कि ये बीटा कार्बन एटम। तो बीटा कार्बन एटम एज अ कीटोनिक ग्रुप CO ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इट मीन्स बीटा कीटो एस्टर आपको जो है वो फॉर्म होता हुआ दिखेगा एज अ प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल
अलग होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस टाइप से होती है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले दो एस्टर यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो COO इथाइल ग्रुप, COO इथाइल ग्रुप। ठीक है, एक एस्टर के अंदर कीटोनिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन से सब्सटीट्यूट हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन एज अ सब्सटीट्यूशन लगा हुआ है, और दूसरे कीटोनिक ग्रुप यानी कि एस्टर ग्रुप के साथ CH3 यानी कि मिथाइल एज अ सब्सटीट्यूशन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों की सोडियम इथोक्साइड के प्रेजेंस में यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन करवाएंगे। क्या होगा वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कहाँ से हम प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएँ। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, जो एक्टिव प्रोटॉन होगा उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, ऐसा प्रोटॉन जो ऐसे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जो कार्बन एटम उसके नेक्स्ट कार्बन एटम के ऊपर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने, प्रोटॉन ऐसे कार्बन के साथ अगर जुड़ा हुआ है, जो कार्बन एटम ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है विच इज़ कीटोनिक ग्रुप, यानी कि अगर कीटोनिक ग्रुप की बगल में आपको कोई कार्बन एटम देखने को मिले तो उस कार्बन एटम के ऊपर जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन, सारे प्रोटॉन एक्टिव होंगे ड्यू टू दिस कीटोनिक ग्रुप, और इस हाइड्रोजन को, इस प्रोटॉन को हम इजीली बेस के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इथाइल फॉर्मेट में हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप के पास जुड़ा है, यानी कि कार्बोनिल के बगल में हाइड्रोजन जुड़ा है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो कोई कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये कीटोनिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप के बगल में एक कार्बन एटम होना इम्पॉर्टेंट है, शुड बी देयर अ कार्बन एटम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल में ये वाला कार्बन एटम जुड़ा हुआ है जिसके पास 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये 3 हाइड्रोजन जो होंगे वो एक्टिव होंगे। ठीक है, और उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम इथाइल एसीटेट को यहाँ पे ले लेंगे बेस की प्रेजेंस में। बेस में क्या था, C2H5O- था, आप यहाँ पे देख सकते हो। C2H5O- क्या करेगा, CH3 में से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और C2H5OH इथेनॉल के तौर पे निकल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो CH2 नेगेटिव चार्ज, CH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, CH2 नेगेटिव चार्ज, उसके साथ था कार्बोनिल ग्रुप, उसके साथ था O(C2H5) एज इट इज़ यहाँ पे जुड़ चुका है। अभी अगर इस आइसोमेरिक फॉर्म का अगर हमें दूसरा आइसोमर बनाना है तो हम इस टाइप से बना सकते हैं। कार्बोनिल में ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करने में यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इस फॉर्म का हमें यूज़ नहीं करना है, हमें इस वाले फॉर्म का यूज़ करना है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। CH2 नेगेटिव, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने पर कहाँ से, इथाइल एसीटेट में से, कार्बोनिल ग्रुप ये वाला O(C2H5). अब हम इथाइल फॉर्मेट का यूज़ करेंगे, यानी कि सेकेंड एस्टर का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा वो आप देखेंगे। इथाइल फॉर्मेट के अंदर कार्बोनिल में ये जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कौन से नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा, जो हमने अभी कार्बेनाइन फॉर्म करा है प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करके, यानी कि दूसरे एस्टर कंपाउंड में जो कार्बेनाइन बना हुआ है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि ये CH2 नेगेटिव था, ये कार्बन पॉजिटिव था, COO इथाइल ग्रुप ये एज इट इज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो O(C2H5) ग्रुप जो कार्बोनिल के साथ जुड़ा है वो यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेगा, यानी कि C+O वापस से फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और ये O(C2H5) जो है वो गुड लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और आपको ये वाले जो प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ फॉर्म होते हुए दिख जाएगी। ठीक है, अभी अगर आप इस चीज़ को, इस मैकेनिज़्म को रिवाइज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इस पूरी मैकेनिज़्म को लिख के देखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। कैसे आप इजीली प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए,
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको पहला एस्टर दिया रहेगा उसके अंदर जो भी आपका एस्टरिक ग्रुप में अल्काइल ग्रुप है, आप यहाँ पे देख सकते हो C2H5 एज अ अल्काइल ग्रुप यानी कि इथाइल ग्रुप बिहेव करता है। तो अल्काइल इस इथाइल ग्रुप के साथ जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ इस पूरे ग्रुप को हम लीव कर देंगे, कार्बोनिल के साथ हम जोड़ देंगे इस अल्काइल ग्रुप को एक प्रोटॉन रिमूव करके, यानी कि CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5 हम एज इट इज़ रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पहला वाला हमारा एस्टरिक ग्रुप, ये हमारा दूसरा वाला एस्टरिक ग्रुप जिसमें से हमने यहाँ पे मीथाइल ग्रुप जो था उसमें से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। और इस वाले कंपाउंड में से हमने OC2H5 को रिमूव कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा पूरा कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट, राइट। चलिए थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 के 2 मोलिक्यूल है, यानी कि दूसरा मोलिक्यूल भी सेम होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। क्या करेंगे हम OC2H5 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, दूसरे कंपाउंड के अंदर यानी कि दूसरे एस्टर में जो CH3 होगा उसका हम CH2 कंसिडर कर लेंगे, C डबल बॉन्ड O C2H5 एज इट इज़ रहेगा। तो आपका ये वाला बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा, ठीक है। और जो भी हम यहाँ से लीव करेंगे उसको हम अल्कोहल के तौर पे लिखेंगे, C2H5OH इथेनॉल आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, देखिए इस फिनाइल रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लगा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे OCH3 को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। देखिए CH3OH आपको मिथेनॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये वाला जो है आपका CH3 ग्रुप वो CH2 में हम ले लेंगे, यानी कि ये CH2 ग्रुप, और बचा इतनी स्पीशीज़ COCH3 को हम यहाँ पे एज इट इज़ जोड़ देंगे, ठीक है। इजी है। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन दोनों को एक बार अगर आप मैकेनिज़्म को फॉलो करके लिखना चाहते हो तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हाँ, एक और चीज़ मुझे बतानी थी, क्लाइजन कंडेंसेशन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट जो है यानी कि कौन सा रिएक्टिव स्पीशीज़ जनरेट होती है, तो कार्बेनाइन जनरेट होती है, वो आप देखिए CB माइनस कार्बेनाइन जो है वो हमारा क्या होगा, रिएक्टिव स्पीशीज़ होगी। जैसे रिएक्टिव स्पीशीज़ कितनी होती है, 2-3 होती है ना, एक तो कार्बोकेटाइन होगा, एक कार्बो एनाइन होगा, फ्री रेडिकल होगा, ठीक है, कार्बीन होगा। तो ये जो रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है उसमें से क्लाइजन कंडेंसेशन के अंदर कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट या फिर रिएक्टिव स्पीशीज़ बनती है, तो कार्बेनाइन एज अ रिएक्टिव स्पीशीज़ बनती है। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।